आज का टॉपिक है कि बक्सर के युद्ध का महत्व। कि भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में बक्सर के युद्ध का क्या महत्व था, आज यही टॉपिक है। बक्सर का युद्ध मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक निर्णायक युद्ध था। इसमें अंग्रेजों की निर्णायक विजय हुई। इस युद्ध का महत्व प्लासी के युद्ध से भी अधिक है, क्योंकि इस युद्ध के बाद अंग्रेजों की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई। मुगल बादशाह शाह आलम, अवध का नवाब सिराजुद्दौला जो शाह आलम का वजीर था, दोनों परास्त होकर अंग्रेजों के अनुसार चलने के लिए बाध्य हो गए, यानी कि कह सकें कि अंग्रेजों की दया पर निर्भर हो गए। प्लासी के युद्ध में क्लाइव के षड्यंत्र के कारण बिना लड़े ही अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुई, परंतु बक्सर के मैदान में अनुभवी सेनापति जो सिराजुद्दौला एक अनुभवी सेनापति था और उसके पास अंग्रेजों की तुलना में 5 गुना सेना और एक अच्छा तोपखाना था, उसको भी अंग्रेजों के समक्ष पराजित होना पड़ा। उसके पराजित होते ही अंग्रेजों की सैनिक श्रेष्ठता प्रमाणित हो गई और भारतीय शासकों की सैनिक शक्ति का खोखलापन सामने आ गया। प्लासी के युद्ध में केवल बंगाल के नवाब के भाग्य का फैसला हुआ था और विजय के परिणाम स्वरूप केवल बंगाल के लाभकारी स्रोतों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हुआ था। परंतु बक्सर के युद्ध में 3 प्रमुख शक्तियां, यानी कि मुगल बादशाह शाह आलम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम के भाग्य का फैसला हुआ। यहां तक कि मराठों में मल्हार राव होलकर भी अंग्रेजों से पराजित हुआ। बक्सर के विजय के बाद ही संपूर्ण अवध सूबे पर ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण हुआ। इससे अंग्रेजों के लिए उत्तरी भारत में साम्राज्य की स्थापना करना अत्यंत आसान हुआ। इस पराजय के बाद अवध के नवाब ने अंग्रेजों को सामना करने का साहस फिर कभी नहीं किया और इस युद्ध का भारत पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इस युद्ध के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी एक अखिल भारतीय शक्ति बन गई। प्लासी के युद्ध में कंपनी ने बंगाल की सेना को परास्त किया था, परंतु बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने उत्तरी भारत की सेना को और भी बड़ी सेना को पराजित किया था। बाद में अवध तथा मराठों की संयुक्त सेना को भी अंग्रेजों ने पराजित किया। कंपनी की शानदार सैनिक सफलताओं से भारतीय राजनीति में उनका दबदबा बढ़ गया। अंग्रेजों का दबदबा अब या उनका प्रभाव बंगाल से लेकर दिल्ली तक फैल गया। इसीलिए कहा जाता है कि बक्सर के युद्ध ने प्लासी के अधूरे कार्य को पूरा कर दिया। इसी में एक इतिहासकार है ब्रूम, उनका कहना है कि बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ जिस पर भारत का भाग्य निर्भर था और जितनी बहादुरी से लड़ा गया उससे भी कहीं ज्यादा परिणामों की दृष्टि से बक्सर का युद्ध उतना ही महत्वपूर्ण था। अभी तक बंगाल का नवाब ही कंपनी के हाथों की कठपुतली था। अवध का नवाब कंपनी पर निर्भर रहने वाला समर्थक मित्र और मुगल बादशाह अब उसका पेंशनर बन गया। एक इतिहासकार है जेबी मालेसन, उनका कहना है कि चाहे आप इसे देसी और विदेशियों के बीच एक द्वंद्व युद्ध समझे या एक ऐसी घटना जिसका परिणाम स्थायी और विशाल हुआ, बक्सर को सर्वाधिक निर्णायक युद्धों में से माना जाए। इसी बक्सर युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव
दोबारा बंगाल का गवर्नर बनकर आया। प्लासी का युद्ध लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था और प्लासी के युद्ध के बाद क्लाइव वापस इंग्लैंड चला गया, लेकिन दूसरी बार वह आया और दूसरी बार उसका कार्यकाल जो है 1765 से लेकर 1767, 2 साल का इसका कार्यकाल है। अगर मंथ की बात करें तो जून 1765 में आया और से जनवरी 1767 तक वह भारत में रहा। बक्सर विजय के बाद भारत में बदली हुई परिस्थितियों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव को 1765 में दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बना के भारत भेजा। क्लाइव एक अनुभवी अधिकारी था और बंगाल की परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझता था। क्लाइव को अपने दूसरे कार्यकाल में अनेक महत्वपूर्ण राजनीतिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इनमें पहली समस्या ये थी कि मुगल बादशाह और अवध के नवाब के संबंध में ईस्ट इंडिया कंपनी की भावी नीति का निर्णय करना था। दूसरा, कंपनी के आंतरिक मामलों में बड़े सुधारों की आवश्यकता थी। तीसरा था, कंपनी के अधिकारी कर्मचारी के निजी व्यापार के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के लाभ में कमी आने लगी थी और इस समस्या को सख्ती से सुलझाने की आवश्यकता थी। क्लाइव के कलकत्ता पहुंचने के पूर्व ही मीर जाफर की मृत्यु हो गई। उसका पुत्र निजामुद्दौला अल्पवयस्क था। क्लाइव को इस समस्या का भी समाधान करना था। इन सभी का समाधान करने के लिए क्लाइव ने इलाहाबाद की संधियां की। इलाहाबाद की संधियां की। जब क्लाइव कलकत्ता पहुंचा तो उस समय दिल्ली, अवध और बंगाल के ताज कंपनी के कदमों में पड़े थे। उन्हें भावी राजनीतिक शिकंजों में कसने के लिए ठोस नीति निर्माण आवश्यक थी ताकि शक्तियां समय पाकर फिर से सिर ना उठाने लगे। बंगाल विजय के बाद वेनस्टार्ट ने बक्सर विजय के बाद ही वेनस्टार्ट ने शाह आलम को अवध का सूबा देने का आश्वासन दिया था। उसने सोचा था कि यदि कंपनी की सीमाओं के पास ही मुगल सल्तनत की सेनाएं रहेंगी तो कंपनी के आर्थिक हित अधिक सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, अधिक सुरक्षित रहेंगे। लेकिन क्लाइव का मानना था कि यदि अवध का सूबा कमजोर मुगल बादशाह को सौंपा गया तो मराठे अवध पर निरंतर हमला करते रहेंगे और कंपनी को मराठों से उलझना पड़ेगा। काउंसिल के कुछ सदस्यों की राय थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वयं दिल्ली और अवध पर प्रत्यक्ष अधिकार कर लेना चाहिए। क्लाइव की राय इन सदस्यों से अलग थी। इसके अनुसार, क्लाइव के अनुसार ऐसा करना लाभदायक नहीं था क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इतने संसाधन नहीं थे कि इतने बड़े भूभाग पर वह अधिकार कर सके या फिर कोई एक ठोस व्यवस्था बना सके। ईस्ट इंडिया कंपनी का मराठों से झगड़ा उठ खड़ा हुआ तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा भी उसके हाथ से निकल सकते थे। इसीलिए एक सुझाव यह था कि कंपनी मुगल बादशाह को उसके भाग्य पर छोड़ दे, दिल्ली को उनके अधिकार में रहने दे। लेकिन क्लाइव इस उद्देश्य के लिए भी या सुझाव के लिए भी सहमत नहीं था क्योंकि इससे मराठे मुगल सल्तनत पर नियंत्रण कर सकते हैं। क्लाइव ने बीच का रास्ता निकाला और 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि, पहली इलाहाबाद की संधि की जो मुगल बादशाह से की और इसे को इलाहाबाद की पहली संधि कहते हैं। इसी संधि के अनुसार अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद जिले को छीनकर मुगल बादशाह शाह आलम को दे दिया गया। मुगल बादशाह ने एक विशेष फरमान के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी और अन्य एक दूसरा फरमान जारी किया मुगल बादशाह ने कि मीर जाफर के पुत्र निजामुद्दौला को
इन प्रांतों का नवाब स्वीकार कर लिया। इसी संधि के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपया प्रतिवर्ष देना स्वीकार किया। इस प्रकार इलाहाबाद की संधि से कंपनी को वैधानिक रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुगल बादशाह के प्रतिनिधि की हैसियत से शासन करने का अधिकार मिल गया और अब अंग्रेज इन सूबों में अपनी सत्ता मजबूत करने का प्रयास कर रहे। दूसरी संधि जो इलाहाबाद की थी, इलाहाबाद की संधि यह भी 1765 को हुई थी और यह हुई थी 16 अगस्त को, 12 अगस्त और 16 अगस्त। यह दूसरी संधि जो है वो अवध के नवाब से की गई थी। इसके अनुसार अवध के सूबे जो थे कड़ा और इलाहाबाद मुगल बादशाह को दे दिए गए, चुनार का दुर्ग ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया और बाकी जिले जो थे वो अवध के नवाब को दे दिए गए और नवाब ने कंपनी को क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए देने का वचन दिया। नवाब ने भविष्य में मीर कासिम और उसके समर्थकों को संरक्षण अथवा नौकरी न देने का आश्वासन दिया। बनारस और गाजीपुर को जागीर के पैतृक जागीर के रूप में दे दिए गए और अंग्रेजों को उनका संरक्षक बनाया गया। अवध सूबा में ईस्ट इंडिया कंपनी को निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति दी। क्लाइव ने कुछ फैक्ट्रियों की स्थापना करने की इच्छा प्रकट की, परंतु शुजाउद्दौला ने इसको स्वीकार नहीं किया और इस शर्त पर क्लाइव ने भी जोर नहीं दिया। एक अलग से संधि के द्वारा कंपनी ने अवध की सुरक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया और अवध की नवाब ने कंपनी को सैनिक सहायता का व्यय देना स्वीकार कर लिया। बंगाल के नवाब से भी एक संधि की गई। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए आवश्यक हो गया कि बंगाल के नवाब से एक नए सिरे से संधि करे। इलाहाबाद की संधि से ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा से लगान वसूल करने और असैनिक न्याय प्रदान करने के अधिकार मिल गए, परंतु निजामत, शांति व्यवस्था और फौजदारी जो थे वो नवाब के अधिकार में रहे। नए समझौते के अनुसार दीवानी कार्य के लिए कंपनी नियुक्त हुई और प्रशासनिक कार्यों के लिए नवाब को अधिकार दिया गया और नवाब को प्रशासनिक खर्च के लिए 53 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार किया गया और इस प्रकार कह सकते हैं 1765 में बंगाल में दोहरे शासन की शुरुआत की। अगर इलाहाबाद की संधि की मूल्यांकन की बात करें, अगर देखा जाए कि इलाहाबाद की संधि कैसी थी, तो इलाहाबाद की संधि के संबंध में हर विद्वान के मत अलग अलग है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे विशाल क्षेत्र में अंग्रेजों को शासन स्थापित करने का एक अवसर था और मृत और निष्क्रिय शासकों को पुनः जीवन दान देना उचित नहीं था, ये आयरकूट का कहना है। आयरकूट का और कहना था कि उससे क्लाइव को इन राज्यों को, चाहे अवध हो या बंगाल हो या फिर मुगल बादशाह हो या दिल्ली हो, इन तीनों पर अपना सीधा अधिकार कर लेना चाहिए था। क्लाइव ने शाह आलम के साथ कई इतिहासकारों ने कहा कि बहुत ज्यादा कठोर व्यवहार किया। वेंस्टार्ट ने अवध के नवाब को प्रांत देने का वादा किया था, परंतु क्लाइव ने उस वचन का पालन नहीं किया। क्लाइव ने दलील दी थी कि वेंस्टार्ट ने मुगल बादशाह के साथ कोई भी लिखित समझौता नहीं किया था, ऐसे में मुगल बादशाह पर बोझ डालना अनुचित था और मुगल बादशाह में इस भार को वहन करने की क्षमता नहीं। इलाहाबाद की संधि वास्तव में क्लाइव की सूझबूझ का प्रमाण है कि उसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर कंपनी का वैधानिक अधिकार प्राप्त किया और राज्य को विस्तार करने के स्थान पर उसने अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया। तो इस पर कह सकते हैं इलाहाबाद की संधि क्लाइव की महत्वपूर्ण सफलता मानी जा सकती है।